Good morning, 11th class, chapter 5, morphology of the flowering plant. एंजियोस्पर्म प्लांट की मॉर्फोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं। एक चीज और बच्चों कि इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट की पूरी मॉर्फोलॉजी को समझेंगे। आफ्टर दैट हम फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम और कैसे बनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एक चीज और बच्चों, हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बेसिक्स बताते हुए चलूं। तो बेसिक चीजों से मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेल चैप्टर की, तो आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर 8 जो है वो सेल का चैप्टर है, लेकिन सेल चैप्टर आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। और जो भी बच्चे 9th में मेरे से पढ़ चुके हैं उनको पता है कि सेल को बहुत ही इलेबोरेट करके मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके बच्चों, तो अपन चैप्टर 5 कर रहे हैं, सीक्वेंस में चलेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिन्होंने भी ये जो सिलेबस फ्रेम किया है वो अपने से कहीं ज्यादा नॉलेजेबल हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के ही इस सिलेबस को इस तरीके से फ्रेम किया है। उन्होंने आपके 11th के सिलेबस में ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट को बिल्कुल ही अलग कर दिया। वो लास्ट में आपके चैप्टर 16 से स्टार्ट होता है। और जो प्लांट की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी है उनको उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया चैप्टर 5-6 में। इसके अलावा जो एनिमल टिश्यूज का पार्ट है वो चैप्टर 7 के अंदर उन्होंने इंक्लूड किया है। और सेल के यूनिट को उन्होंने एकदम अलग कर दिया चैप्टर 8, 9 और 10 के अंदर। उन्होंने क्या किया है कि सेल के सेगमेंट को अलग कर दिया है। फिर जो प्लांट की जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी के अंदर प्लांट के जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन है, और भी जितनी भी जो एक्शंस हैं प्लांट के अंदर, जैसे कि ऑस्मोसिस वगैरह कैसे होता है, तो ये सब उन्होंने सेगमेंट अलग कर दिया है चैप्टर 11 से लेकर 15 तक। ओके, तो जिसने ये बुक बनाई है, जिसने ये फ्रेम किया है, वो अपने से कहीं ज्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, तो वो बेटर जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या सही है। तो चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। लास्ट कल जो प्रीवियस क्लास में हम स्टडी कर रहे थे, स्टेम्स के मॉडिफिकेशन को हम समझ रहे थे। तो बच्चों एक अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन मेरे से स्किप हो गया था, वो है जो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, उसमें बल्ब, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में बच्चों जो फिफ्थ जो टाइप था वो है बल्ब। ओके, तो इसको मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कुछ इस तरीके से। हाँ,
बच्चों ध्यान से देखिए, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस के अंदर मैंने आपको समझाया था शक्कर, एक आपको राइजोम के बारे में बताया था, ट्यूबर के बारे में बताया था मैंने आपको। एक जो टाइप है वो है बल्ब। जो बल्ब है वो इस तरीके से मॉडिफिकेशन हो जाता है। ये बच्चों एडवेंटिटियस रूट्स हैं, और ये जो पार्ट है ये बल्ब है, और इसके ऊपर जो हार्ड जो लेयर होती है उसे ट्यूनिक कहते हैं, और ये स्कैप है। तो ये जनरली जो अनियन में आपको जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन बल्ब के फॉर्म में नजर आता है। ओके बच्चों, तो ये एक अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन का पार्ट था। और एक आपको एक अपने मैंने एरियल मॉडिफिकेशन एक्सप्लेन किया था, टेंड्रिल्स, थॉर्न्स। उसके अलावा एक बच्चों थैलेमस पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था। तो थैलेमस जो है मॉडिफिकेशन, वो जो पार्ट है वो एरियल मॉडिफिकेशन का पार्ट है। आज बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे स्टेम के फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ स्टेम। बच्चों प्रीवियस क्लास में एरियल जो मॉडिफिकेशन है स्टेम के, उनके अंदर हमने टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, फाइलोक्लेट, जो कैक्टस प्लांट के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो लीव्स हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो स्टेम है वो लीव लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, फोटोसिंथेटिक हो जाता है। एंड क्लेडोड एक्सप्लेन किया था, और एक और थैलेमस जो है वो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्टेम। इसमें बच्चों जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शन, अगर बच्चों मैं प्राइमरी फंक्शंस की बात करूं तो स्टेम वो पार्ट है जहां पर ब्रांचेस निकलती हैं, जो कि लीव्स को बियर करता है, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को बियर करता है। बच्चों जो स्टेम्स हैं ये वाटर एंड मिनरल, क्योंकि स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये रूट से जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं वो स्टेम के द्वारा ऊपरी अपर पार्ट तक वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनता है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी स्टेम के द्वारा ही होता है। ओके बच्चों, तो ये प्राइमरी फंक्शंस हैं। सेकेंडरी फंक्शंस, यस बच्चों, सेकेंडरी फंक्शंस की यदि मैं बात करूं तो स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनके सेकेंडरी फंक्शंस हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, स्टेम फूड को भी स्टोर करते हैं, स्टेम प्रोटेक्शन भी देते हैं, स्टेम सपोर्ट के लिए भी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो दीज आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द स्टेम। ओके बच्चों, बच्चों यहां तक स्टेम तक अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, आज मैं नया टॉपिक ले रहा हूं, लीव। 11th क्लास एक बार हैंड रेज कर दें अगर आपको ये चैप्टर यहाँ स्टेम तक सही से समझ में आया है आपको। अपेक्षा, ज्योतिका, प्रकृति, सुमित, युक्ता, आप लोगों को नहीं आया क्या? बेटा रेगुलरिटी जरूरी है, अगर आप रेगुलर रहेंगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, 11th क्लास एक मैं आपको गाइड करना चाहूंगा
कि अपना जो +2 का सिलेबस है वही सिलेबस नीट का सिलेबस है, पीएमटी का सिलेबस है। ओके बच्चों, प्री मेडिकल टेस्ट का नीट का, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नाम से लिया जाता है ऑल इंडिया लेवल पर, तो उसका सिलेबस वही है जो आपके +2 का सिलेबस है। जो आपके 11th और 12th का सिलेबस है वही नीट का सिलेबस है। और इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो के अंदर, वो उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं, उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू करते हैं, सही से रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करते हैं और इवनिंग में आप रिवीजन पार्ट को अच्छे से कवर करते हैं, तो नेचुरली आपका सिलेक्शन हो सकता है 12th के साथ भी। ओके, तो 11th और 12th के ही साथ आपकी तैयारी हो सकती है। जो एग्जाम है, जो क्वेश्चन पेपर जो बनता है नीट का, वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। स्पेशली बच्चों बायो और केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पार्ट है, वो आप पूरी तरीके से एनसीईआरटी लेवल करके एग्जाम में सिलेक्शन करवा सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर अगर आपको तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी लेवल तो कवर करना ही है, और जो कॉम्पिटिटिव पार्ट हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी आपको कवर करना ही है। फिजिक्स के अंदर एडिशनली न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर बच्चों मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं, अगर मॉर्निंग में आप 4 to 5 आवर्स जो हमारी क्लासेज हैं उसको अच्छे से करते हैं आप ज्वाइन, और इवनिंग में अगर आप उसको अच्छे से रोजाना रिवाइज करते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11th और 12th के साथ ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो होती चली जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर बात करें किसी भी वर्क की, किसी भी नए काम की, तो उसका फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों आपकी 11th और 12th अच्छी होगी, अगर आपका बेस मजबूत रहेगा, आपका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होगा अगर तीनों ही सब्जेक्ट में, तो आपको आगे कैरियर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हर कंपटीशन एग्जाम में आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, स्पेशली जो साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर रहें और अपने रिवीजन पार्ट को डेली करें। आप डेली आप सिटिंग दें 4 to 5 आवर 6 आवर, आप डेली रिवाइज करें आप टॉपिक्स को। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है लीव। The next topic is leaf. ओके बच्चों, लीफ क्या है? लीव्स क्या है बच्चों? प्लांट्स के ऊपर ग्रीन कलर की जो ब्लेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसे हम उन्हें हम क्या कहते हैं? लीव्स कहते हैं, और इनका प्लूरल है लीव्स। और इनके अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स पाई जाती है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, एंड दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस। तो वो जो लीफ जो है वो प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले मैं एक लीफ की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, आप साथ में ड्रॉ करें, इसके डिफरेंट पार्ट्स को हम समझेंगे। बच्चों मैं आपको ये श्योरिटी दिला रहा हूं कि अगर आप मॉर्फोलॉजी को बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं, तो काफी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो प्लांट से रिलेटेड है, वो आपके इस चैप्टर के साथ क्लियर हो जाएंगे।
11th क्लास, लुक एट द बोर्ड, दिस वन इज द स्केच ऑफ अ लीफ। ये एक लीफ की स्केच है। ओके बच्चों, ध्यान से इस लीफ की स्ट्रक्चर को देखिए बच्चों। ये जो है ये बेस है, ये तो स्टेम हो गया, ये क्या है, स्टेम है। और ये जो पार्ट है ये लीफ का बेस है, इसे हम कहते हैं हाइपोपोडियम। क्या कहते हैं इसे हम? हाइपोपोडियम कहते हैं। दिस वन इज द पेटियोल, इसे हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। एंड इस पार्ट को हम कहते हैं मीजोपोडियम। क्या कहते हैं? मीजोपोडियम। और ये जो ग्रीन पार्ट है फ्लेटेड, इसे हम कहते हैं लीफ लैमिना। क्या कहते हैं बेटा? लीफ लैमिना कहते हैं। और इसे हम कहते हैं एपिपोडियम। ओके बच्चों, इसके अलावा एक्सिल के अंदर जो बर्ड होती है इसे हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड या बर्ड कह सकते हैं। ये बच्चों थॉर्न है और ये स्टिप्यूल है। ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर होती है लीफ जैसी छोटी, इसे हम स्टिप्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिप्यूल कहते हैं। बच्चों एक लीफ के अंदर ये जो मिड पार्ट है, ये जो मिड पार्ट है इसे हम कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं इसे हम? मिड रिब कहते हैं। और इनकी ये जो लेटरल ब्रांचेस है बच्चों, दीज आर कॉल्ड वेन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। और इनकी ये जो सब ब्रांचेस हैं इन्हें हम कहते हैं वेनलेट। क्या कहते हैं बच्चों? वेनलेट कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये बच्चों लीफ की स्ट्रक्चर है। ओके, चलिए। एक बच्चों मैं आपसे ये कहूंगा कि रेगुलर रहें और टाइमली आए। जब भी क्लास स्टार्ट हो तो उसको टाइमली ज्वाइन करें आप। तो उससे क्या है कि आप टॉपिक से कनेक्ट हो पाएंगे। आज मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया लीफ। अब लीफ के टॉपिक को आप पूरे अच्छे से अटेंड करें, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कभी भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा रिप्लाई करूंगा। या फिर नेक्स्ट क्लास में उसको अपन दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लीफ का पार्ट। अब लेते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी लीफ का ही टॉपिक है। व्हाट इज फाइलोटैक्सी? बच्चों फाइलोटैक्सी है द अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ लीव्स। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। तो लीव्स का अरेंजमेंट कैसे होता है वो फाइलोटैक्सी कहलाता है। इसमें बच्चों 3 पैटर्न है। इसके टाइप या पैटर्न जो है 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहला मैं जो ले रहा हूं वो है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट। इस पैटर्न को देखिए बच्चों, ये जो पैटर्न है ये ऑल्टरनेट पैटर्न है, क्योंकि इसमें एक नोड से एक तरफ, ठीक है, फिर नेक्स्ट नोड से दूसरी डायरेक्शन में लीव एमर्ज होती है। तो देखने पर एक स्पाइरल सी जो है अरेंजमेंट नजर आता है। ठीक है, तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहते हैं। सेकेंड लेते हैं अपोजिट। अपोजिट।
बच्चों इस पैटर्न को देखिए आप, इसमें एक ही नोड से, नोड वो जगह जहां से लीव्स एमर्ज होती है, तो एक ही नोड से दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में दो लीव्स एमर्ज होती हैं, दो लीव्स जो है ग्रो करती हैं। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, अपोजिट पैटर्न या अपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। अपोजिट फाइलोटैक्सी में दो पैटर्न है, ये जो आप देख रहे हैं ये सुपरपोज्ड है, ये क्या है, सुपरपोज्ड। इस पैटर्न को हम सुपरपोज्ड अपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। ठीक है, एक और पैटर्न है, यस बच्चों इस पैटर्न को देखिए आप, इस तरीके का जो पैटर्न है इसे हम डीकसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकसेट अपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये अच्छी बात क्या है इस चैप्टर में कि ये जो टॉपिक्स आप जो भी देख रहे हैं इनको अपन डायग्रामेटिकली लर्न कर सकते हैं, डायग्राम से आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं वर्ल्ड और वर्टिसिलेस्टर। थर्ड जो पैटर्न है फाइलोटैक्सी का वो है वर्ल्ड और वर्टिसिलेस्टर। वर्टिसिलेस्टर, इसमें देखिए बच्चों इसके अंदर, अच्छा ये जो जो स्टेम का पार्ट है जो आप देख रहे हैं जहां से लीव्स निकलती है, इन्हें हम रेकिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेकिस कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न में क्या होता है, वर्टिसिलेस्टर या वर्ल्ड पैटर्न में दो से ज्यादा लीव्स जो हैं, मोर देन टू लीव्स एक नोड से एमर्ज होती है और एक सर्कल के रूप में रहती है, एक वर्ल्ड के रूप में रहती है। तो इस फाइलोटैक्सी को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड और वर्टिसिलेस्टर कहते हैं। ओके, चलिए अब बच्चों बात करते हैं विनेशन की।
यस बच्चों, जो अरेंजमेंट पैटर्न है लीव्स के अंदर वेन्स एंड वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट पैटर्न है उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विनेशन। द अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लीफ इज कॉल्ड विनेशन। इसे हम क्या कहते हैं? विनेशन कहते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, ये दो टाइप का है। एक तो है रेटिक्यूलेट, एक है रेटिक्यूलेट। ओके बच्चों, एक है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में रेटिकुलेट है एक, और सेकंड है पैरेलल। रेटिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन। अब रेटिकुलेट को पहले हम समझ लेते हैं। बस बच्चों ये लास्ट टॉपिक लेंगे आज, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं कि आप रेगुलर रहें, और अगर क्लास में आ रहे हैं तो आप टाइमली आया करें, तो उससे क्या है कि टॉपिक से कनेक्ट हो पाएंगे। आज हमने नया टॉपिक लीफ स्टार्ट किया है। व्हाट इज विनेशन? द अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लीफ इज कॉल्ड विनेशन। इसे हम क्या कहते हैं? विनेशन कहते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, रेटिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन। एट फर्स्ट हम रेटिकुलेट को करेंगे। रेटिकुलेट में जो वेन्स और वेनलेट्स है वो एक नेटवर्क के रूप में फैला रहता है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। ये टू टाइप का है, यूनिकॉस्टेट एंड मल्टीकॉस्टेट। बच्चों यूनिकॉस्टेट के अंदर जो मेन जो वेन है वो एक ही होती है,
फिर उसके लेटरल में ये वेनलेट्स निकलती हैं, इनकी कोई सब ब्रांचेज नहीं होती, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। मल्टीकॉस्टेट में बच्चों जो लीव है उसमें कई सारी वेन्स जो है मेन वेन होती हैं, और जैसे कि इसमें दो पैटर्न है, कन्वर्जेंट में बेस से कई सारी वेन निकलती हैं और वो एंड पर कन्वर्ज हो जाती हैं, तो इसे हम कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट वेनेशन कहते हैं। और डाइवर्जेंट में जो मेन वेन है ये है, और इनसे से निकलने वाली जो लेटरल वेन है ये भी सारी मेन वेन ही है, लेकिन इनकी सब ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक है बच्चों, जो वेनलेट्स के फॉर्म में फैली रहती हैं, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ पर जो मेन वेन है वो डाइवर्ज हो रही है, ओके, डाइवर्ट हो रही है, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट वेनेशन है। ओके बच्चों, तो आज हमने किया रेटिकुलेट वेनेशन, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। कल की क्लास में हम पैरेलल वेनेशन को समझेंगे। ओके बच्चों, आज इतना ही। अगर आपको यहां तक कोई डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर दें।